Hey everyone, welcome to the Diamond Coaching. Good evening to all of you. जैसा कि आप सबको दिख ही गया होगा थंबनेल पे और बाकी टाइटल पे कि ये जो डिस्कशन है वो किस टॉपिक पे होने वाला है, तो सीआरपीसी। ठीक है, झारखंड एपीओ में आपका अभी तक बाकी जगहों पे न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, लेकिन हर जगह न्यू क्रिमिनल लॉ आ रहा है, पर अभी भी झारखंड एपीओ में क्या किया गया है, ओल्ड क्रिमिनल लॉ को रखा गया है। ठीक है, और ये जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ रखे गए हैं ना, इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो क्या है, वो ये हो रहा है कि पेपर की डेट जो है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है। किस डेट को है आपका? 20 दिसंबर, 15 और 20 दिसंबर को ये पेपर होने वाला है। और जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, पुराने लोगों के लिए तो इशू नहीं है, पुराना पेपर आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है ये। लेकिन जो लोग नए हैं, जो भी बच्चे जो न्यू हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो जुडिशरी नहीं दे पाएंगे, इस चक्कर में उनने एपीओ भरा है। और बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने एपीओ भरा है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर हो जाएगा। अब लग रहा है कि ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, और इसके बाद से, क्योंकि अभी तक कोई कैंसिलेशन की नोटिस नहीं है, और हमने प्रॉमिस किया था, हमारे कोचिंग चैनल ने प्रॉमिस किया था आप सभी से कि आपके साथ झारखंड एपीओ का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कराया जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें करना है। आज हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कर लेना है, और कोशिश इस बात की है कि पूरा करते हैं। हालांकि एक्ट बहुत बड़ा है, तो हो सकता है अगर नहीं हो पाएगा तो कल करेंगे, क्योंकि घर भी जाना होता है। आज संडे है, सभी लोग फ्री हैं, दिन भर पढ़ाई तो हुई नहीं होगी किसी से भी, और कुछ बच्चे तो आज एआईबी का पेपर देने भी गए होंगे, तो सबका पेपर अच्छा गया होगा। आज से इसे पूरा करना है, और आप सभी लोगों को बता दें कि आईपीसी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक मैम आप लोगों के साथ एमसीक्यू सोल्यूशन करा रही हैं, और सिंगल क्वेश्चन मुझे लगता है कि उस सोल्यूशन के बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना बेहतर पेपर सोल्यूशन मैंने भी कभी देखा नहीं था जितना बेहतर मैम करा रही हैं। और सी इज़ एक्सपीरियंस वन इंटरव्यू होल्डर हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाती भी हैं। आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। बाकी मेरे साथ, मैं इसको पहले बेयरेक्ट को डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद जब बेयरेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम सीआरपीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सीआरपीसी के क्वेश्चंस का क्या है कि फिक्स क्वेश्चन है, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। झारखंड एपीओ का तो 2 ही बार पेपर हुआ है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी जहाँ पहले आता रहा है वहाँ पे फिक्स क्वेश्चन है। आपको बेयरेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। तो पहले पढ़ते हैं, फिर पेपर सोल्यूशन करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि क्या हमने सही पढ़ा है या नहीं। ठीक है, चलो। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है कब का? ये 1973। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसीजरल लॉ है। हमारे पास आईपीसी कब की थी? 1860 की। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत सारे बनाए गए, 1964, 65, फिर इसके बाद से 87, इतने सारे कोड बने, पर वो सारे ही इन्फोर्समेंट में सही नहीं थे। बाद में जो इन्फोर्समेंट में आया वो है आपका 1973 का एक्ट। ठीक है, ये जो कोड है, एक तरह से जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर है सारे ही इससे गवर्न हो रहे हैं, और कोडिफाइड है, कंसोलिडेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है अपने आप में। यहाँ पे हर तरह का प्रोसीजर अवेलेबल है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। ठीक है, जिसको 2 बार मेजर अमेंडमेंट जिसमें किया गया। जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो आपका 2013, और फिर उसके बाद 2018 में क्या हुआ, आपका अमेंडमेंट हुआ था। इससे पहले हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो जानने वाली बात है वो क्या है? फर्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि एसेंट डेट क्या थी। ठीक है, कब मिला था? तो 25 जनवरी 1974 को एसेंट मिला। इन्फोर्समेंट डेट क्या है?
इन्फोर्समेंट डेट आपकी है 1 अप्रैल 1974 की, ठीक है, 1974 की है। इसके बाद इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो है आपकी कि कितने सेक्शंस हैं। अभी आपके पास बीएनएसएस है, चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन बीएनएसएस में सेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 500 प्लस सेक्शंस आ चुके हैं। लेकिन हमारे सीआरपीसी में भी कुछ कम सेक्शंस नहीं थे। कितने सेक्शंस थे? 484, 484 धाराएं हैं यहाँ, ठीक है। इसके बाद इसमें जो चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो कितनी है? 37 चैप्टर्स हैं, 37 चैप्टर। कुछ फॉर्म्स हैं यहाँ पे, कितने फॉर्म, कितने तरह के फॉर्म दिए गए हैं? तो आपको सीआरपीसी में टोटल 57, ठीक है, आई थिंक 57 या 56 फॉर्म है जो अवेलेबल हैं अलग अलग तरीकों के, ठीक है। तो 56 तरह के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो स्केड्यूल है यहाँ, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ते जाइएगा, एक एक स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में बैरेक्ट खोल के पढ़िएगा, बहुत इजीली आपको भी सीआरपीसी अच्छा लगने लगेगा और सीआरपीसी पूरी हो भी जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि बच्चों के साथ जब आईपीसी भी रिवाइज हो जाता है, एविडेंस सबसे जल्दी रिवाइज हो जाता है, लेकिन जब सीआरपीसी की बात आती है तो हम हमेशा ही उसको हाफ रिवीजन कर पाते हैं, कंप्लीट कभी भी नहीं कर पाते हैं जल्दीबाजी में करे तो। और अगर कर भी लिया तो दोबारा रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये स्लाइड्स मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी, जिससे आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से दोबारा इसी स्लाइड को देख के और रिवाइज कर ले जाए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इतनी चीजें हमने देख ली। एसेंट डेट आपने ये कब की देखी? ओरिजिनल सीआरपीसी की, ठीक है। अब आ जाते हैं अमेंडमेंट। 2013 का अमेंडमेंट है, इसकी एसेंट डेट क्या थी? तो इसमें जो पूछा जाता है, प्लस इसके साथ एक और चीज पता रखिए, आपका जो ये एक्ट नंबर है ये 2 ऑफ 1974 है, ठीक है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। डन। अब देख लो, 2013 में जब इसका अमेंडमेंट किया गया तो उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी? जो पूछा जाता है 3 फरवरी 2013। ये जो है आपका एक्ट नंबर था 13 ऑफ 2013, ठीक है, 13 ऑफ 2013, ये याद रखिएगा। फिर आता है 2018, इम्पॉर्टेंट है, मेजर अमेंडमेंट इसका सबसे ज़्यादा मेजर जो है वो 2018 में किया गया, एंड दैट वाज एक्ट नंबर 22 ऑफ 2018, ठीक है, 22 ऑफ 2018। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आ जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था, देखा तो था, क्या है, ठीक है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ना देखा जाए, सेम चीज़ बार बार देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि भूलेगा, ठीक। अब देख लीजिए, इसकी जो एसेंट डेट है ये आपकी है 21 अप्रैल। कब की है? 21 अप्रैल 2018। और इन्फोर्समेंट डेट जो है वो आपकी है 11 अगस्त 2018, ठीक है। तो ये हो गया डेट सीट, डेट चार्ट हो गया। अब जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो क्लियरली देखेंगे कि कौन सा सेक्शन कब आया है, कोई नया सेक्शन अगर है तो कब है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले अमेंडमेंट्स नहीं थे, हैं, पर मेजर अमेंडमेंट जो सीआरपीसी के अंदर किए गए वो आपके 2013 और 2018 के हैं, ठीक है, जो पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा एक सेक्शन और है जो पूछा जाता है 25(1)(a), बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी कोई सेक्शन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। कलर में कोई दिक्कत?
ठीक है, अब आगे देखो। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, कहाँ से है, कब आया, इन्फोर्समेंट में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, इसमें कितने फॉर्म्स हैं। फॉर्म इसलिए बताया, कुछ फॉर्म है जो पूछे जाते हैं कि किस फॉर्म में क्या दिया है, जैसे फॉर्म नंबर 36, 37 FIR का फॉर्म है, 7 है और 8 समथिंग, ये सब पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर्म भी देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट में आपके पीछे जो फॉर्म दे रखे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से पहले एक और चीज़ देख लीजिए, वो है आपके CRPC का प्रियम्बल। ठीक है, CRPC का प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर के लॉज हैं उसमें ये क्या है, एक ऐसा एक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, एक जगह लाना है। दिस मीन्स दैट इज एग्जॉस्टिव इन नेचर। किस ईयर में आया था ये? तो 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक। ये क्या है? 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, इतने में कोई इशू? डायरेक्ट खोल के रखिएगा अच्छे से, साथ साथ अंडरलाइन करते चले जाएंगे तो आई जस्ट होप कि बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपका डील करता है प्रिलिमिनरी से। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? प्रिलिमिनरी से डील कर रहा है। किस सेक्शन से कहाँ तक दे रखा है? 1 till 5 तक दे रखा है। ठीक है, 5 सेक्शन है इसमें। पांचों सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें हम नहीं छोड़ सकते। सेक्शन नंबर 1 किसकी बात करता है? ठीक है, सेक्शन 1 जो है वो किसके बारे में बात करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। शॉर्ट टाइटल में आपको पता है, ठीक है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल क्या है? CRPC। इसके बाद एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, कमेंसमेंट डेट जो है 1 अप्रैल 1974 है। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 जगह पे नहीं लगता है ये, कहाँ? स्टेट ऑफ नागालैंड और आपका ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे जो आपका प्रोवाइजो दे रखा है सब क्लॉज 2 का, उसमें क्या लिख रखा है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू। सिर्फ चैप्टर नंबर 8, 10 और 11, 3 चैप्टर है यहाँ पे। कौन कौन से एक्सेप्शन है यहाँ पे? 8, 10 एंड 11। ये 3 चैप्टर्स को छोड़ के, ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके नागालैंड,
एंड ट्राइबल एरियाज पे लगते हैं। बाकी पूरा का पूरा सीआरपीसी जो है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक्सटेंड कमेंसमेंट सारी चीजें हो गई। बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है, बाय नोटिफिकेशन, आफ्टर गिविंग द नोटिफिकेशन दे कैन अप्लाई such provisions to their own state or any part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, which with such supplement, ठीक है, सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल, आगे कुछ पूछता नहीं है। ट्राइबल एरियाज का मतलब वो होता है वो एरिया जो immediately before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam। ठीक है, जो कि 6 शेड्यूल के पैराग्राफ नंबर 20 में दिया गया है। ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शंस में आते हैं। अब आ जाओ, इट सेल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। ठीक है, ये थर्ड क्लॉज है, ये सेकेंड क्लॉज है और ये फर्स्ट क्लॉज है। सेक्शन 1 हो गया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 2, ठीक है, सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डिफिनेशन की। अब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 से आपको जो पढ़ना है वो है डिफिनेशन, और कोई भी सिंगल डिफिनेशन आप छोड़ नहीं सकते हैं। कैसे नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है, डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डिटेल, और उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहली चीज़ जो पता होने वाली चीज़ है वो क्या है आपका, कि कौन से क्लॉज में डेफिनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है, देखिए ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है, बस यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बी से स्टार्ट करना है। ये जो है ये किसकी बात करता है, डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन में जो फर्स्ट है आपका 2 क्लॉज ए, क्या है यहाँ पे, क्या दे रखा है, बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस दे रखा है। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन बेलेबल। सीआरपीसी में जो बेलेबल डिक्लेयर्ड किया गया है, किसमें, इन द फर्स्ट स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल में जो चीज़ों को, जिन ऑफेंसेस को बेलेबल बताया गया है, या फिर विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या किसी और। तो क्या चीज़ जरूरी है, फर्स्ट स्केड्यूल, ठीक है, या फिर अदर लॉज ऑफ, ठीक है, ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी लॉ में अगर बोला गया है कि ये जो ऑफेंस है वो क्या है, बेलेबल है, तो आपका पूरा का पूरा जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस होगा। यहीं पे एक और टर्म डिफाइन किया गया है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, तो जो ऑफेंसेस बेलेबल नहीं है वो सब के सब क्या है, नॉन बेलेबल है। अदर ऑफेंसेस आर बेलेबल, नॉन बेलेबल इन नेचर। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है आपकी इसकी, चार्ज की। ठीक है, चार्ज जो है वो 2 क्लॉज बी में, सही है, हाँ, 2 क्लॉज बी में आपका क्या डिफाइन किया गया है, द वर्ड चार्ज हैज बिन डिफाइंड। चार्ज वर्ड को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अब जो चार्ज वर्ड है उसका मतलब क्या है, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, बस यही वर्ड याद रखिए, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन 1। ठीक है, ऑल हेड्स, जो भी अगर एक से ज़्यादा हेड्स अवेलेबल हैं तो आपका हर हेड जो है वो क्या होगा, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज इज चार्ज। अब आ जाइए सी।
जो इम्पोर्टेंट है, C फॉर कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है मीन्स द ऑफेंस विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स द केस विच अ पुलिस ऑफिसर में क्या करेगा? संज्ञेय अपराध में वो क्या कर सकता है? अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द CRPC और एनी अदर लॉ, देन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है 2 क्लॉज C और जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट। तो हम कहेंगे कि ये सब के सब क्या है? एक तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 2 क्लॉज D जो है वो बात करता है कंप्लेंट की। टॉकिंग अबाउट कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? सभी लोग कहते हैं कि कंप्लेंट फाइल कर देंगे तुम्हारे अगेंस्ट, कभी भी सुना होगा। तो दैट कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन जो कैसे किया गया हो, ओरल किया गया हो या फिर रिटन फॉर्म में किया गया हो, लेकिन किसको? टू अ मजिस्ट्रेट, ठीक है। कोई भी एलिगेशन जो हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी मजिस्ट्रेट को कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्लेंट, बट with the intention that that magistrate will take an action against your complaint, ठीक है। जो भी आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो चाहे ओरली दे रहे हो या फिर रिटन फॉर्म में दे रहे हो, दैट मस्ट मे बी रिटन और ओरल, ठीक है। ओरल या रिटन हो सकता है। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई भी पर्सन किसी को नहीं, मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जाके बताता है, तो हम कहेंगे कि क्या है। और कंप्लेंट जो है किसके बारे में दिया जाता है? कंप्लेंट हम देते हैं इसके रिगार्डिंग कि कोई भी पर्सन क्या है, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, करने वाला है, उसके लिए आपको हम नोटिस दे रहे हैं या फिर आपसे हम क्या है, कार्रवाई करने की उम्मीद कर रहे हैं तब। लेकिन यहाँ पे जो नहीं आता है वो क्या है? डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। इसमें जो है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है, बस इतना ही पता रखना है। एक एक्सप्लेनेशन है इसमें, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, ठीक है। मान लीजिए कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही वाज रियलाइजिंग दैट कि दैट केस इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन that shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। इतना सही रहेगा। एक्सप्लेनेशन भूलिएगा मत, ना छोड़िएगा, ठीक है। 2 क्लॉज E डिफाइनिंग हाई कोर्ट, बस इतना पता रखिए। हाई कोर्ट का मतलब होता है किसी भी स्टेट में अगर देखा जाए तो इन अ रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। मान लीजिए बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो वो जिस भी हाई कोर्ट से रिलेटेड है दैट हाई कोर्ट्स। और इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आ जाइए 2 क्लॉज F। 2 क्लॉज F जो है ये आपका बात करता है किसकी? द टर्म इंडिया हैज बीन डिफाइंड हियर, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया का मतलब क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस टेरिटरी में जितने भी लोग आते हैं सभी लोग आएंगे। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। टू क्लॉज जी, ठीक है, एफ हो गया, जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या डिफाइन किया गया है? द वर्ड इंक्वायरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज जी। इंक्वायरी वर्ड को डिफाइन कर दिया गया। इंक्वायरी कौन कर सकता है? मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी है अदर देन अ ट्रायल है, कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट। बस इतना ही याद रखना है कि ये जो है वो कौन करेगा? बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा है। जब पुलिस ऑफिसर करता है तो क्या हो जाता है? इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ठीक है। चलो इसके आगे ही डिफाइन कर रखा है इन्वेस्टिगेशन, टू क्लॉज एच में डिफाइंड है क्या? इन्वेस्टिगेशन। डन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स includes all the proceedings under this code for the collection of evidences, ठीक है, conducted by a पुलिस ऑफिसर। किसके लिए हो रहा है इन्वेस्टिगेशन? आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बाय द पुलिस ऑफिसर। जब कोई भी ऑल प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या कर रहा है? एग्जामिनेशन कर रहा है ऑफ द एक्यूज, उसके बाद से विटनेसेस, फिर उनका रिकॉर्ड कर रहा है। ये सब चीज़ें वो करने के बाद क्या करता है? जो भी काम कर रहा है, और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट, दूसरा पर्सन। लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट होगा तो क्या हो जाएगा? आपका इंक्वायरी कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लो। जुडिशियल प्रोसीडिंग, टू क्लॉज आई। टू क्लॉज आई क्या डिफाइंड है? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? आप सभी लोगों ने लॉ कर रखा है तो, और कोर्ट भी जाते होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है। इंक्लूड्स प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंसेस और एनी एविडेंसेस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम लीगली ऑन ओथ रिसीव कर रहे हैं, दैट प्रोसीडिंग में बी कॉल्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। 2I में डिफाइंड है। अब आगे बढ़ ले। यहाँ पे क्या हो गया? GHI। अब है जे। जे में क्या डिफाइन कर रखा है? लोकल जुरिस्डिक्शन। क्या होता होगा लोकल जुरिस्डिक्शन? मीन्स इन अ रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट से रिलेटेड। मीन्स लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर, ठीक है। वो एरिया जहाँ पे आपको अपॉइंट किया गया है, उस एरिया में आप जो भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, दैट मे बी योर लोकल जुरिस्डिक्शन। कहाँ पे? जे फॉर जुरिस्डिक्शन, टू क्लॉज जे में डिफाइंड है। बस इतना याद रखिए कि ये लोकल जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है, ठीक है। इसका किसी भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट का, ठीक है। अगला डेफिनेशन है टू क्लॉज के मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि न्यू क्रिमिनल लॉ में नहीं रखा गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। न्यू क्रिमिनल लॉ में इस प्रोविजंस को क्लियरली एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है, मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड और डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 8 एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। सेक्शन 8, इसीलिए हर बार इसका डिफिनेशन क्लॉज पूछ लेता है।
ठीक है। सेक्शन 8 में डिफाइंड है, जिस भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया कर दिया गया है उस एरिया को हम कहेंगे क्या, कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में कितने लोग होते हैं सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग? 10 लाख तक के लोग अगर हैं तो क्या है जो पूछा जाता है। अभी आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे कि कितने मेंबर्स होते हैं, कितने लोग होंगे, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू क्लॉज जे हो गया, के हो गया, ठीक है, आई जे के एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था हमने अभी यहाँ पे टू क्लॉज सी में। ठीक है, अब आ जाते हैं टू क्लॉज एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल का क्या मतलब था? मीन्स एन ऑफेंस जिसमें अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या कर सकता है किसी भी इस सीआरपीसी के अंदर, या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं ऑफेंसेस उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोई अदर लॉ जो इंडिया में है, इन्फोर्समेंट में है, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस। ये ध्यान रखिएगा कि जब ऑफेंस डिफाइन किया गया है तो यहीं केसेस भी डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे दो चीज है, अगर ये पूछ ले कि नॉन कॉग्निजेबल तो सोचना नहीं है, कॉग्निजेबल केस। अगर आपसे पूछ लेता है कि नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होते हैं तो ये नहीं सोचना है वहां जाके कि हाँ केस तो डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, ये नए बच्चों को दिक्कत होगी, पुराने लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस जगह पे। टू क्लॉज एल में दोनों ही डिफाइंड है। अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो पुलिस ऑफिसर है हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट। ठीक है, उसको अरेस्ट करने का कोई राइट नहीं है एज पर द सीआरपीसी। तब हम कहेंगे कि दिस इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो होने वाला है एम। टू क्लॉज एम में नोटिफिकेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है, मतलब कि ऑफिशियल गैजेट में जो भी चीज़ें नोटिफाई की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं, उसको नोटिफिकेशन करते हैं। अब आ जाइए जो इम्पोर्टेंट है, टू क्लॉज एम। टू क्लॉज एम, टू क्लॉज एम में सॉरी नोटिफिकेशन हो सकता है बस नोटिफिकेशन का मतलब पूछ ले। टू क्लॉज एन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस। सेम डेफिनेशन है ऑफेंस की जो आईपीसी में दे रखी थी। द आंसर इज यस, हो सकता है। मीन्स एनी एक्ट और omission made punishable by the any law for the time being in force and include any act in respect of which complaint may be made under section 20 of cattle trespass act। ठीक है, तो कोई भी एक्ट जो पनिशेबल है, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, वो सब के सब क्या है, ऑफेंसेस है एज पर द आपका टू क्लॉज एन ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन का मतलब क्या होता है? जो भी पुलिस ऑफिसर जो है स्टेशन पे प्रेजेंट होता है, कोई भी ऑफिसर इंचार्ज अगर बनाया गया तो ठीक है पुलिस स्टेशन का, अगर वो नहीं है उसके एब्सेंस में भी अगर कोई पर्सन प्रेजेंट है तो दैट पर्सन में बी कॉल्ड एज अ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, लेकिन दैट मस्ट बी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल और वेयर द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। तो वो क्या होना चाहिए, बस इतना याद रखिए कि वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए। ओ फॉर एन में ऑफेंस है, टू क्लॉज ओ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ
पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं ओ के बाद क्या होगा, टू क्लॉज पी। क्या डिफाइन किया गया है टू क्लॉज पी में? टू क्लॉज पी में आपका जो डिफिनेशन है वो है पी फॉर प्लेस। टू क्लॉज पी में प्लेस डिफाइंड है, जिसका मतलब होता है हाउस, बिल्डिंग, कोई भी टेंट, व्हीकल, वेसल, कुछ भी हो तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, प्लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीडर, क्यू में प्लीडर है, टू क्लॉज क्यू। यहाँ पे प्लीडर वर्ड को डिफाइन किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस है। ठीक है, प्लीडर वर्ड टू क्यू में डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। प्लीडर मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो किसी भी लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है कि वो क्या कर सके, टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट। किसी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, मान लीजिए कि कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ऑलरेडी कोर्ट में, उस कोर्ट में किसी भी पर्सन को अगर ऑथराइज किया गया है कि दे हैव राइट टू प्रैक्टिस देयर एंड इंक्लूड एनी अदर पर्सन जो अपॉइंटेड है किससे, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्लीडर्स हैं। आर, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है आपका जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो किसको करता है, मजिस्ट्रेट को करता है अंडर सब सेक्शन 173 ऑफ क्लॉज 2, तो उसको हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। आर में दे रखा है, आर फॉर आर। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट। देखिए इसकी एक एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एक एक डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, आती है। ठीक है, एस में आ गया आपका पुलिस स्टेशन। टू क्लॉज एस, यहाँ पे क्या दिया गया है, पुलिस स्टेशन। जाहिर सी बात है, स्टेशन है यहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन कौन बनाता होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस स्टेशन डिक्लेयर्ड किया जाता होगा, कोई भी प्लेस या पोस्ट। इसके बाद से आ जाइए नेक्स्ट, टी में प्रिस्क्राइब्ड वर्ड को डिफाइन किया गया है, टू क्लॉज टी, प्रिस्क्राइब्ड। टू क्लॉज यू, यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड यहाँ डिफाइंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अभी एग्जाम होता है जो आप देने जा रहे हैं, ये किसका है, आप सभी में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग फ्रेशर हैं, उन सब से एक मेरा एक क्वेश्चन है कि आप सबको रिप्लाई करना है ये कि एपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एपीओ, एपीपी और एडीपीओ जो एमपी में कराया जाता है, इन सब में डिफरेंस क्या है, एडीए है, एडीपीओ है, यूपी में एपीओ होता है, बिहार में भी एपीओ होता है, दिल्ली में एपीपी होता है, ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है इन सब में? तो आप सभी लोगों से मेरा एक ये क्वेश्चन है जो आप सब रिप्लाई करेंगे, और जो इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर ले जाएगा उसका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसको सेक्शन 24 में कौन अपॉइंट करता है, और इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। बस इतना, दो चीज़ें याद रखिए, इसका सेक्शन नंबर 24 और 2U। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो आपकी है यू वी, सब डिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, डब्लू इंपॉर्टेंट है। टू क्लॉज डब्लू क्या है, समन केसेस, इसके बाद वारंट केस आएगा। समन केसेस का मतलब क्या होता है,
नेक्स्ट है समन केस। समन केस का क्या मतलब होता है? तो ये भी एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। समन केस का मतलब वो केसेस जो वारंट केस नहीं है। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं कि डब्ल्यू ए तो विक्टिम है, लेकिन 2 क्लॉज एक्स में क्या डिफाइन किया गया है? वारंट केसेस। ठीक है, देखो 2 क्लॉज एक्स में वारंट केस डिफाइन किया गया, और वारंट केस का मतलब होता है सॉरी, केस मीन्स ऐसा केस जिसकी पनिशमेंट जो है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, या फिर जो 2 साल से ज्यादा की सजा है। ठीक है, मतलब कि समन केस क्या होगा? जो 2 साल से कम होगा। ठीक है, और जो 2 साल से ज्यादा होगा उसका क्या होगा? वारंट केस हो जाएगा। 2 साल से ज्यादा हो, डेथ हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो हम कह देंगे कि दिस इज अ वारंट केस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? वारंट केस आ जाएगा। अगर ये वारंट केस नहीं है तो कहाँ जाएगा? सीधे सीधे समन केस में चला जाएगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है आपका विक्टिम का डेफिनेशन। इस 2 क्लॉज डब्ल्यू ए से क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग आते हैं, और वो आता है, सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है कि द वर्ड विक्टिम हैज बीन एडेड इन द सीआरपीसी इन विच ईयर? 2 क्लॉज डब्ल्यू ए। ठीक है, यहाँ पे विक्टिम वर्ड जो है कब ऐड किया गया? तो ये है आपका 2009 में इसमें विक्टिम वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, और ये जो एडिशन है 31 दिसंबर 2009 को विक्टिम वर्ड को यहाँ पे ऐड किया गया। और इसके बाद विक्टिम का मतलब क्या होता है? कौन होता है विक्टिम? तो वो पर्सन जिसने क्या किया है, कोई लॉस या इंजरी सफर किया है खुद अपने आप में, तो हम कहते हैं कि इट इज अ विक्टिम। लेकिन कैसे? बाय रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन फॉर विच द accused पर्सन हैज बीन चार्ज। ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड हिज और हर गार्जियन। ये चीज ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि विक्टिम इंक्लूड हिज और हर गार्जियन लीगल एयर्स। ठीक है, ये भी विक्टिम में आते हैं। ये बात पूछी जाती है कि आते हैं या नहीं आते हैं। तो डब्ल्यू ए की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लास्ट जो इसमें डिफिनेशन क्लॉज है वो है आपका 2 क्लॉज वाई। और 2 क्लॉज वाई सीधे सीधे बताता है कि जो चीज़ें सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है वो सब कहाँ डिफाइंड है? बताइए। आप उसकी डिफिनेशन लेके आएंगे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड से आप उसकी डिफिनेशन लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बीएनएसएस में ये चीज़ दे रखा है कि जो डिफिनेशन यहाँ डिफाइंड नहीं है वो हमें बीएनएस और बीएसएस से लाना है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे लिखा था कि आईपीसी से आपको वो डिफिनेशन लाना है, बाकी कहीं और से आपको वो डिफिनेशन नहीं लानी है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा पहला चैप्टर का सेक्शन नंबर 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलो, अब एक और चीज जो इसके आगे, सेक्शन नंबर 2 हो गया, सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सेक्शन नंबर याद रखिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होने वाली है आपको। सेक्शन नंबर 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। ठीक है, डिक्लेरेटरी इन नेचर है सेक्शन नंबर 4 आपका। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 4 ट्रायल किसका है? किसका ट्रायल आएगा यहाँ? ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉ। जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे बॉक्सो हो गया आपका, इसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब का आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दे रखा है कि इसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। तो अगर ये सारे प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग फॉलो किए जाएंगे तो उसको बताया कहाँ गया है? तो इट इज सेक्शन 4 जो बताता है कि
जितने भी ऑफेंसेस आपके आईपीसी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट होंगे, इंक्वायर्ड होंगे और ट्राई किए जाएंगे। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद द सीआरपीसी। डन। इससे ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज कहता है आईपीसी में जो ऑफेंसेस डिफाइंड है। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो भी ऑफेंसेस किसी अदर लॉ में डिफाइंड है उन सबको हम कैसे इंक्वायर्ड करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये है आपका सीआरपीसी, ठीक है। तो हेडिंग नंबर लिख लीजिए, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। बस इतने से याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे दे रखा है, एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है ये, ठीक है, डिक्लेयर किया गया है बस इस चीज को। नेक्स्ट, सेविंग क्लॉज दे रखा है सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 आपको कहता है सेविंग क्लॉज, नथिंग कंटेन इन दिस कोड। सेव कर दिया कि ये चलो ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया है उससे कुछ मतलब नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, ठीक है। मतलब कोई भी अगर स्पेशल या लोकल लॉ होता है तो हो सकता है वहाँ पे प्रोसीजर खुद मेंशन किया गया हो, और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। ना तो किसी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट कर रहा है, ना ही किसी जुरिस्डिक्शन को, ना किसी पावर को यहाँ पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। अनलेस कि वहाँ पे खुद प्रोवाइड किया गया हो कि हाँ ये जो लॉ है वो क्या है, सीआरपीसी के द्वारा गवर्न किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर याद रखना है और उसके आगे जो आपको पता रखना है वो है आपका सेविंग क्लॉज। तो जहाँ कहीं भी अगर ना भी लिखा हो कि सेविंग क्लॉज है या नहीं, बट इस वर्ड से जो स्टार्ट हो रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, सेव करता है ये, ठीक है। सेविंग क्लॉज है सेक्शन 5। पहला चैप्टर पूरा हो गया। देखो बहुत छोटा हो गया ये, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैसे हो जाएगा? कितना है? कितने से हो जाएगा? दिख जाएगा ये। डन। अब आते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर पूरा हो गया कितने मिनट में? 48 मिनट्स में हमने पहला चैप्टर पूरा कर लिया, हो सकता है। चैप्टर नंबर 2, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसकी बात करता है? चैप्टर नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ ऑफिसेस, ठीक है। कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे कंस्टिट्यूट करते हैं, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन। अब देख लीजिए ये किस सेक्शन से कहाँ तक दिया है, तो 6 till 25 तक अवेलेबल है यहाँ प्रोविजंस। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 बात करता है क्लास ऑफ द कोर्ट्स। चलो आगे बढ़े। आवाज आ रही है या नहीं? सेक्शन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। कितने तरह के कोर्ट्स हैं यहाँ पे? टोटल 4 कोर्ट्स दे रखे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, बिसाइड द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन द सीआरपीसी। कितने कोर्ट्स होंगे? इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट्स नेमली अवेलेबल। कौन कौन से? हाई कोर्ट्स हैं सेक्शन 6, ठीक है। हमारे पास कोर्ट्स क्या हैं?
हाई कोर्ट है। इसके बाद कौन आएगा? कोर्ट ऑफ सेशन आएगा। कोर्ट ऑफ सेशन के बाद कौन आता है? आपका JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMSC जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, देन वी हैव अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 7। कोर्ट्स आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। सेक्शन 7 किसकी बात करेगा? टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक है, कौन डिवाइड करता है टेरिटोरियल डिवीजन इसमें? तो इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। Every state shall have a session division and shall consist of session division, and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? एक आपका सेशन डिवीजन होगा हर जगह। ठीक है, या तो सेशन डिवीजन हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। हर डिस्ट्रिक्ट में कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट खुद। यहाँ पे ये कहा गया है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। ये बात ध्यान रखिए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन डिवीजन डिक्लेयर किया गया है उसको स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से क्या कर सकती है? उसकी लिमिट और उस डिवीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर भी, क्योंकि पता है क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन बनाए जाते हैं। तो हाई कोर्ट के परमिशन से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इस डिवीजन को चेंज कर सकती है, लिमिट बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे भी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हर जगह जहाँ कहीं भी अगर ये चीजें चेंज करनी होंगी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ये कंसल्टेशन के बाद सब डिविजन्स भी बना सकती है। ठीक है, किसी भी स्टेट में, जैसे आपको यूपी में अगर होते, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी, इस वजह से मुझे यूपी का पता है कि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, इट इज़ जौनपुर, जहाँ पे 3 सेशन डिवीज़न है। तो हर जगह ऐसा होता होगा कि कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे हम सब डिविजन्स को बना सकते हैं, लेकिन कैसे? स्टेट गवर्नमेंट खुद बनाती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, द वर्ड आफ्टर कंसल्टेशन दिमाग में रख लीजिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, ये माना जाएगा कि वो सबके सब कहाँ है? इसी सेक्शन में बने हैं। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8। किसकी बात करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। ठीक है, कहाँ डिफाइन था मेट्रोपॉलिटन एरिया? इट इज 2K। ठीक है, 2K में क्या डिफाइन किया गया था? मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होगा? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर्ड कर सकती है। कैसे? जिसकी पॉपुलेशन जो है वो क्या करे? 1 मिलियन से ज़्यादा हो। ठीक है, मोर देन, एक्सीड्स पॉपुलेशन एक्सीड 1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा हो जाए तो उसको स्टेट गवर्नमेंट खुद क्या करेगी? मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया था, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1, ये सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया थे। स्टेट गवर्नमेंट खुद ही क्या कर सकती है? एक्सटेंड भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है लिमिट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, लेकिन जो रिडक्शन है वो ऐसे ही नहीं रिड्यूस किया जाएगा जब तक कि वहाँ की पॉपुलेशन रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है,
1 मिलियन से अगर कम पॉपुलेशन हो जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो डिक्लेरेशन है वो वापस लिया जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहिए। और फिर भी आप लोगों को मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ना होगा तो डिटेल बैच चल रहा है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज पेपर भी चल रहा है, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज पेपर की भी फैकल्टी है ऑलरेडी, तो आप कर सकते हो। बाकी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 9। ये जो है बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। सेशन कोर्ट जो है वो कैसे होगा? इट इज द सेंट्रल सॉरी इट इज द स्टेट गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू डिसाइड एंड establish a court of session for every session division। जितने भी सेशन डिवीजन होंगे सबके लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखें, बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर एवरी सेशन डिवीजन। हर सेशन डिवीजन के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बनाएगी। जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो किसके द्वारा प्रिसाइड की जाएगी? तो इट इज द जज, प्रिसाइडेड बाय जज। और ये जज जो है क्या होगा? अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। यही टेक्निकलिटीज है कि सेशन कोर्ट ऑफ सेशन कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। जज उसको प्रिसाइड कर रहा है, वो जज को अपॉइंट कौन कर रहा है? इट इज द हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो हाई कोर्ट है इसी सेक्शन में क्या कर सकता है? एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, एडिशनल सेशन जज को या फिर असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर सेशन जज का जो प्लेस है वो वेकेंट हो जाए तो वहां पे जो अरेंजमेंट है वो भी कौन करेगा? इट इज द हाई कोर्ट हु इज गोइंग टू मेक द अरेंजमेंट इन द केस ऑफ वैकेंसी। ठीक है, और क्या करेगा वो कि हम्म अगर या तो ये एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज है, अगर वो नहीं है तो क्या होगा? वहां पे सीजीएम को अपॉइंट किया जाएगा इन द सेशन डिवीजन एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ एनी सच एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन वहां पे पेंडिंग है, आपकी सीट खाली है, उस जगह पे जो भी पर्सन जाएगा ही हैज दैट जुरिस्डिक्शन और वो क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को डील करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आई जस्ट होप समझ आ रहा होगा। स्पीड कम या ज़्यादा है तो आप सब लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो उस जगह पे, मतलब उसकी सिटिंग होगी जो कि सेशन सॉरी हाई कोर्ट जो है वो बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करे। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है? एज द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल टेंड्स टू जनरल कन्वीनियंस, पार्टीज के अकॉर्डिंग या विटनेसेस के अकॉर्डिंग वो अपनी सिटिंग को किसी प्लेस पे चेंज करना चाहता है तो हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन नंबर 10, सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। यहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज आ गया, सेक्शन नंबर 10। ठीक,
सेक्शन नंबर किसकी बात कर रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 में है, यहाँ पे किसका सबऑर्डिनेट होता है? टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। जो मेन ये किसका है? कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कि सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा ये। इतना प्रोविजन पे क्लियर रहिए। बाकी आगे जो सेशन जज होता है वो क्या कर सकता है? कोई ऐसा मैटर है जिसको अर्जेंटली क्या करना चाहिए? डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, तो उस सिचुएशन में रूल्स बना सकता है। आगे आ जाइए, सेक्शन नंबर 11, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सॉरी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है? फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे क्या होगा? बहुत सारी कोर्ट्स बनाई जाएंगी, जिसमें कुछ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, कुछ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे, और एज द स्टेट गवर्नमेंट में एंड सच प्लेसेस, ऐसे जगह पे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आ जाइए, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट्स। जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? आप जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये आपका स्टेट का तो है, लेकिन जो जजेस अपॉइंट होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, और क्या कर सकता है हाई कोर्ट? खुद से जो जेएमएफसी है उसके ऊपर सेकंड क्लास का वो पावर ऑथराइज कर सकता है। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 12, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट। सेक्शन नंबर 12 ये बात करता है सीजीएम एंड एसीजीएम। ठीक है, क्या है? सीजीएम एंड एसीजीएम। तो यहाँ पे भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसको सीजीएम अपॉइंट किया जा सकता है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेम सिचुएशन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही वो क्या कर सकता है? ए सीजीएम भी अपॉइंट कर सकता है। और उसकी जो पावर होती है, जो ए सीजीएम है उसकी पावर जो होती है वो कैसे? पावर ऑफ द ए सीजीएम का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है ना वो है नॉट असिस्टेंट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, थर्टीन में क्या है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ सकते हैं। कौन ला सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो क्या, कि ये बाय द हाई कोर्ट आ रहे हैं, और कौन आ रहा है यहाँ पे? जेएमएफसी आ रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 जो है ना ये आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। ठीक है,
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका आता है यहाँ। और कैसे आएगा? हाई कोर्ट खुद कर सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा? किसी के रिक्वेस्ट पे करेगा। इफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू सो टू डू, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को वो कर सकता है इस पोस्ट पे। और कितने टाइम के लिए आएगा? जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो हाई कोर्ट की वजह से आ रहा है। रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसके रिक्वेस्ट पे कर सकता है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। फिर कितने टाइम के लिए? मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के लिए आ सकता है। तो किसके रिक्वेस्ट पे आ रहा है? रिक्वेस्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, और फॉर 1 ईयर। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़े। और यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है? उनको एम्पावर कर सकता है कि वो सब क्या कर सके, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पावर्स को एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 14, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए, अब उनका लोकल जुरिस्डिक्शन है। कौन बताएगा? सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, इट इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम define the local limits of areas within which the magistrate appointed। देखो क्या करना है। कंटिन्यू किया जाए। लोकल जुरिस्डिक्शन जो भी 11 और 13 में आ रहा है उसको हाई कोर्ट ही आपका जुरिस्डिक्शन डिक्लेयर करता है, बट बाय द सीजीएम। वही आपको बताएगा कि आपको कौन सा एरिया ऑथराइज किया गया है, आप किस एरिया में काम करोगे, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डिफिनीशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मल ये है कि आपका क्या होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं आपका जुरिस्डिक्शन वहां तक है, लेकिन जुरिस्डिक्शन का एक क्राइटेरिया है जो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे 26-27 में। अब आ जाइए सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। किस में दे रखा है? सेक्शन नंबर 14 हो गया क्या? सॉरी, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो हो गया। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन 14 जो है वो लोकल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। जुरिस्डिक्शन, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 15 जो है वो सबऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनका सबऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो जो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रिपरेशन करते हो, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, वहाँ पे एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सीजीएम है वो किसका सबऑर्डिनेट होता है? सेशन जज का, ठीक है। और बाकी सारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सबके सब सबऑर्डिनेट होते हैं किसके? जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज एंड बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन आएगा, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद एडिशनल सेशन जज आएगा, फिर इसके बाद आता है सीजीएम, फिर उसके बाद बाकी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं। और
जो बिजनेसेस हैं, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसको जो काम है वो कौन सौंपता है? तो इट इज द सीजीएम हु इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सब आपका किस में दे रखा है? सेक्शन नंबर 15 में। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 16। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 जो है ये बात करता है किसका? कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 8 में हमने इसका डिफिनीशन पढ़ लिया। अब जो है ये कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, पावर बिल्कुल सेम है। ठीक है, मजिस्ट्रेट। अब ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ रहा है ना, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपॉइंट किया जा रहा है किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा, फिर मेट्रोपॉलिटन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट करेगा। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, अब देख लीजिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है ये भी आपका कहाँ पे आ रहा है? सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18। 17 में क्या था? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते थे। बस सेक्शन नंबर याद रख लीजिएगा यहाँ पे, सेक्शन 16 एंड 17 यहाँ पे, सॉरी, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM एंड इसके बाद से ACMM। ठीक है, ये आएगा। फिर आ जाता है इसके बाद सेक्शन नंबर 18, जहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो क्या करता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और उसके बाद ठीक है, ये भी कितने टाइम के लिए आएगा? जो भी स्पेशल पर्सन अपॉइंट होता है वो कितने दिन के लिए आता है? 1 साल से कम के लिए ही आप ला सकते हो उसको दोबारा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं ला सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 19 सबऑर्डिनेशन, बिल्कुल सेम है कि जो CMM है वो किसके सबऑर्डिनेट होगा? सेशन जज के। यहाँ भी सेशन जज होता होगा और उसका सबऑर्डिनेट होगा। अब आ जाइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 19 में भी आपका 17 और 18, 19 ये डिफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आ जाइए, मतलब सेक्शन नंबर याद रखिए, फिर उसके बाद आ जाइए सीधे 20 से थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 20, अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है वो कौन आ रहा है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ रहा है। अभी तक सारे लोग कहाँ से अपॉइंट हो रहे थे? हाई कोर्ट से। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इसको कोई और अपॉइंट करता है। कैसे? इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट हु इज़ गोइंग टू अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको भी उसको लगता है कि वो क्या करेगा? एक या एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगा और उसमें से किसी एक पर्सन को कौन अपॉइंट कर देता है? फर्स्ट क्लॉज में इसमें TM अपॉइंट कर देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो देख लीजिए, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड सेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसमें से किसी एक को क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसको भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पे क्या है? जब DM अपॉइंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी क्या होगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएगा, ADM। ठीक है, याद रखिएगा ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, अपर जिला न्याय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद इसको भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। जिसके पास पावर किसकी होती है? जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पावर होंगे इसके पास। इसके बाद से आते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई भी सीट जो है वो वेकेंट होती है तो उसको क्या किया जाएगा? तुरंत ही फुलफिल कराया जाता है, वेकेंट नहीं रखा जाता है। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ अ सब डिवीजन एंड मे रिलीव हिम ऑफ द चार्ज
as the occasion required, and the magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called the subdivisional magistrate। यहाँ पे जो फोर्थ क्लॉज है उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ जाता है। मान लीजिए कोई भी सब डिवीजन है तो वहां पे किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को क्या किया जाएगा, एसडीएम, ठीक, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर है इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, उस सारे पावर्स को किस पर कन्फर कर दे, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को वो सारे पावर दे सके। सेक्शन 21 जो है इसमें आपका आ जाता है स्पेशल मजिस्ट्रेट, ठीक है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आया, इसको स्टेट गवर्नमेंट खुद अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है। 22 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, ये कंट्रोल में किसके है, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता है, लोकल लिमिट्स डिसाइड करेगा कि किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या है, क्या लोकल एरिया होगा, क्या जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, और अगर नहीं डिसाइड किया गया है दिस मीन्स ही हैज़ द जुरिस्डिक्शन ओवर द डिस्ट्रिक्ट जिसमें भी वो अपॉइंटेड है, उसके डिस्ट्रिक्ट में उसका पावर है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो कैसे है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं एक्सेप्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कि पूरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब के सब, अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि वो इक्वल राइट रख रहा है, इक्वल पावर है। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ सब डिवीजन, अगर किसी सब डिवीजन में अपॉइंटेड है तो वो सारे के सारे किसके वो होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के, ठीक है। जबकि जनरल कंट्रोल सबका किस पे है, कितने भी डिवीजन बन जाए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये सबसे बड़ा है, इसके ऊपर कौन आ जाता है, सीधे सीधे इसके ऊपर स्टेट आ जाता है, इसीलिए शायद यूपीएससी का जो पेपर है वो इतना टफ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 सेक्शन नंबर क्या था, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, लोकल जुरिस्डिक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 22 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, 22 किसकी बात करता है, लोकल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है। इसके बाद 23 जो है वो किसकी बात करता है, सबऑर्डिनेशन की ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये याद रखिएगा कि डीएम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर आते हैं 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो है ऐसे नहीं आया है, अमेंडमेंट के बाद आया था सेक्शन नंबर 24 आपका, किस अमेंडमेंट के बाद आया था, तो इट इज़ 1978। ये भी पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 24 कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद आता है, ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। कब आया, 1978 के अमेंडमेंट से आया है ये, ठीक है। 1978 के अमेंडमेंट से आया जो कि 18 दिसंबर 1978 में था। यहाँ पे ये कहा गया कि हर हाई कोर्ट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी
एंड में ऑल्सो वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ देख लीजिए, इसीलिए पूछा था स्टार्टिंग में कि एपीओ, एपीपी और पीपी में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट खुद आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट पीपी या फिर एपीपी, एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा। किसके लिए, फॉर एवरी हाई कोर्ट। ठीक है, हर हाई कोर्ट के लिए। ये किसके लिए है, फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, हर हाई कोर्ट के लिए आ रहा है ये। और क्यों आएगा ये, फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट्स एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स। कोई भी अपील, कोई प्रोसीडिंग्स को ये पूरा करने के लिए इन्हें बनाया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा पीपी अपॉइंट कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। सेकेंड क्लॉज में क्या है, ये हर हाई कोर्ट के लिए पहले करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी अपॉइंट कर देगी। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा पीपी अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। थर्ड क्लॉज में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हो रहा है, किसके लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही अपॉइंट हो रहा है, एंड मे ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। और ये एक या एक से ज़्यादा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहे हैं, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब एक इंसान को दो जगह के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेशन जज, फोर्थ क्लॉज में यही वाला क्लॉज आपका पूछा जाता है। इट इज़ द डीएम जो कंसल्टेशन किसका ले रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जज के कंसल्टेशन से एक पैनल प्रिपेयर करेगा। ठीक है, किसका, इन सब का, एडवोकेट्स का, नेम्स ऑफ द पर्सन हु आर इन द ओपिनियन फिट, जो भी पर्सन क्या है, फिट है टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। पैनल कौन बना रहा है, इट इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कंसल्टेशन किससे ले रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन से, कोई भी पर्सन जो अपॉइंट होने के लिए कैपेबल है। ठीक है, अब आते हैं, कोई भी पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पीपी या एपीपी अपॉइंट किया गया है वो क्या है, नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपॉइंट नहीं किया जाएगा अनलेस कि उसका नाम जो है वो इस पैनल में ना हो। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैनल बनाया था उस पैनल में अगर उस पर्सन का नाम नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट नहीं कर सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट सुपीरियर टू द ऑल ऑफिसर्स। तो यहाँ पे अगर खुद लगता है कि ये पर्सन जो है सुटेबल है, नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कैडर, जो भी है वहाँ पे गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पब्लिक पर्सन एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ठीक है, आगे आइए, इसका जो नेक्स्ट है सेवेंथ क्लॉज वो देखिए, कौन सा पर्सन आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट पीपी या एपीपी बनने के लिए आपको जो सेवेंथ क्लॉज है वहाँ पे कितना होना चाहिए, तो इट इज़ 7 ईयर। यहाँ पे 7 ईयर दे रखा है कि 7 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, उससे कम का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस। अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए आपको 10 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए, अब है हमारा नेक्स्ट सेक्शन
25 ये इम्पॉर्टेंट है, इसका 1A वो इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 25 जो है वो बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट खुद, सेक्शन नंबर 25 है, ठीक है। और कौन है ये, इसीलिए ये गलत होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी इसीलिए जाता है, ये असिस्टेंट है पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट खुद क्या कर सकती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, कि वो जो सेशन कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उसमें अपनी फंक्शनिंग को कर सकें। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा एपीपीज को फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी क्लास और कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये 1A जो है ना, ये किस अमेंडमेंट से आया है, अधिकतर पूछता है 25 1A किस अमेंडमेंट से किस साल में जोड़ा गया था, ये चीज़ पूछी जाती है। और आपके झारखंड में भी ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो किस साल में आया था, 1978 में आया था ये। कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर सकती है। देखिए ये सब पॉलिटिक्स का एक रिजल्ट है कि पॉलिटिक्स जैसी चल रही थी उस टाइम पे, उस हिसाब से पावर दिया गया था। एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट नहीं होगा एज अ पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये इसका एक जो थर्ड क्लॉज है यहाँ पे। अब देख लीजिए सेकेंड क्लॉज, नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल। अगर कोई भी पर्टिकुलर केस के लिए कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, तब क्या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो खुद क्या करेगा, किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट ना किया हो, इफ़ ही हैज़ टेकन द पार्ट तो उसको नहीं अपॉइंट करेंगे। दूसरी चीज़, वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ना हो, ठीक है। अब आ जाइए 25A, ये आपका आता है 25 1A पूछे तो 1978 है, लेकिन जब 25A पूछे तब 2005, ठीक है, 2005 में हुआ था। और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इतना हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जहाँ पे क्या होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड एज मे बी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। किसको अपॉइंट कर सकते हैं, जिसके पास 10 ईयर का मिनिमम 10 ईयर की प्रैक्टिस हो, उस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। और उसको अपॉइंट कैसे करेंगे, कंसर्न ऑफ द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो कहाँ से आता है, सेल बी द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उस सेल फंक्शन, उसके पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। ये ध्यान रखिए कि जुडिशियल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा होम डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। एवरी डिप्टी डायरेक्टर पर्सन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। आगे देख लीजिए, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी पीछे अपॉइंट हुए थे, ये क्या है, शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। इससे ज़्यादा इस पे मुझे नहीं लगता है, सिर्फ 10 ईयर का लिमिट याद रखिए, वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कितना हो गया,
हमने कोर्ट पढ़ लिया, वकील पढ़ लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया। अब जो बात आती है वो ये है कि इन कोर्ट्स की पावर क्या है, क्या कर सकते हैं ये कोर्ट्स जो बनाई गई हैं, कि चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है इनका पावर्स। ठीक है, हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो पावर्स की बात करता है। सेक्शन कहाँ से दे रखा है? 26 से लेकर के 35 तक। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 26 बात करता है किसके द्वारा कोई भी ऑफेंस ट्राई किया जाएगा, द कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। सेक्शन नंबर 26, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। ठीक है, किसके द्वारा ट्राई किया जाता है? इनिशिएट। सीपीसी में तो सीधे पता है कि हाँ लोअर कोर्ट में जाना है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में कहाँ जाते हैं? तो दैट मे बी ट्राइड बाई हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और एनी अदर कोर्ट बाय विच द ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट स्केड्यूल। हमारा जो सीआरपीसी का फर्स्ट स्केड्यूल है वहां पे सीधे सीधे दे रखा है कि आपको क्या करना है, जो भी कोर्ट है वो कहाँ पे ट्राई किया जाएगा। अब आगे आ जाइए, इसमें जो बाकी हैं वो सब के सब ऐसे कोर्ट में कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं, अगर वैसा कोई ऑफेंस कमिट होता है दैट प्रिफर टू बी प्रिफर टू अ कोर्ट दैट आर प्रिसाइडेड बाय अ वुमेन जज। ठीक है, बाकी आ जाते हैं, कोई भी ऑफेंस अगर दूसरे लॉ में है तो वो कैसे ट्राई किया जाएगा, और वहाँ पे कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी उसमें हाई कोर्ट में, या फिर मतलब किसी भी हाई कोर्ट में नहीं, लोकल जुरिस्डिक्शन जिस स्टेट का मैटर है उस स्टेट के हाई कोर्ट में, या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच द ऑफेंसेस इज सोन। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे। दूसरी बात ये है कि फर्स्ट स्केड्यूल देख लेंगे कि हाँ क्या दे रखा है, किस कोर्ट में जाना चाहिए। 27 जो है वो बात करता है जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था पहले, मतलब बीएनएसएस में भी इस सेक्शन को हटा दिया गया है। क्या है? जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल। ठीक है, अगर जुवेनाइल्स हैं तो किसके पास जुरिस्डिक्शन था? तो इट इज द सीजीएम। सीजीएम के पास जुरिस्डिक्शन था पहले, लेकिन इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ये है ब्रॉट बिफोर द कोर्ट अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ, imprisonment for life committed by any person who at the date when it appears are brought before the court। कोई भी पर्सन अगर आता है जो क्या है, बिलो 16 ईयर है, जो पर्सन है he is below 16 ईयर, then that will be goes to the CGM courts। ठीक है, उस सिचुएशन में हम उसको CGM कोर्ट्स में ले जाएंगे, कोई भी ऑफेंस हुआ हो। ये आपका करेंटली न्यू क्रिमिनल लॉ में नहीं है, इस वजह से भी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नए क्रिमिनल लॉ में इसको नहीं ऐड किया गया है। अब देख लीजिए सेक्शन नंबर 28 जो है वो बताता है कि क्या सेंटेंस दिया जा सकता है, मतलब क्या पनिशमेंट हाई कोर्ट ऑथराइज्ड है देने के लिए। जो हाई कोर्ट है वो कौन सी पनिशमेंट दे सकती है? सेक्शन नंबर 28, सेंटेंस which a court और सेशन में पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है? एनी सेंटेंस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है कोई भी हाई कोर्ट। इसके बाद लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जिसको
हाई कोर्ट को भी अगर कोई सेंटेंस पास करना है दैट मस्ट बी ऑथराइज बाई लॉ, ठीक है। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है जो लॉ में नहीं मेंशन है वो पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। सेशन जज या फिर असिस्टेंट जो भी असिस्टेंट सेशन जज है वो क्या कर सकता है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस देना हो, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन है और असिस्टेंट सेशन जज है, ये एनी सेंटेंस दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको डेथ सेंटेंस देना है तो क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन चाहिए किसका, हाई कोर्ट का। कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है हाई कोर्ट का, ठीक है। हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के बाद ही आप क्या कर सकते हो, डेथ सेंटेंस दे सकते हो। असिस्टेंट सेशन जज में ऑथराइज्ड एनी, सॉरी ये असिस्टेंट नहीं था, मैंने असिस्टेंट बोला, एडिशनल सेशन जज है। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो क्या कर सकता है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट द डेथ। देखो ये जो है, जब असिस्टेंट लिखा हो, एडिशनल लिखा हो तो सेम पावर है, असिस्टेंट लिखा हो सेशन जज, देन ये 10 साल तक की सजा दे सकता है, ठीक है। सिर्फ 10 ईयर, क्या मिल गया इसको, सिर्फ 10 ईयर। डेथ नहीं दे सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 29, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। सेक्शन 29 की बात है। सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, क्या कर सकते हैं, सेशन जज को देख लिया हमने, असिस्टेंट सेशन जज को देख लिया। अब बात करते हैं उन मजिस्ट्रेट की, जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या सेंटेंस दे सकते हैं। तो आंसर इज कि कोई भी मजिस्ट्रेट, मतलब कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सीजीएम। हमारे पास कितने मजिस्ट्रेट हैं, सीजीएम है, ए सीजीएम है, जेएम एफसी है और जेएम एससी है, ठीक है। सीजीएम कितना दे पाएगा बताइए, सीजीएम जो है वो सेंटेंस पास कर सकता है कहाँ तक, एक्सेप्ट डेथ, 7 ईयर तक की पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है कोई भी। अब आ जाइए, जेएमएफसी जो है वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है सेल नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, ये 3 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है। इसके बाद आते हैं जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, लेकिन यहाँ पे जो फाइन है इसके साथ वो ज़्यादा है, ठीक है। जो जेएमएफसी है उसके पास फाइन था, ये लिमिट अब बढ़ा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे 10,000 था और ये जो है 1 ईयर की, जेएमएससी जो है वो 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है, और इसके बाद इसकी जो पनिशमेंट का फाइन था वो था आपका 5,000, ठीक है, 1 ईयर एंड 5,000। तो सोचिए कितना कम जुरिस्डिक्शन मिला हुआ था जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जिसके लिए हम इतने परेशान होते हैं, इतना एफर्ट्स लगाते हैं, बट वी हैव जुरिस्डिक्शन, वी हैड जुरिस्डिक्शन एक्चुअली, क्योंकि अभी जो आपका बीएनएसएस है उसमें आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ बताऊंगी तो झारखंड में गलत हो जाना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा। तो इतना पता है, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, तो आपका जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो सीजीएम के बराबर, और नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होता है वो जेएमएफसी के जितना क्या कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। तो ये घुमा के पूछ सकता है आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
और ये CMM, ठीक है, इतना दे पाएगा। तो इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो अच्छा हो सकता है रिवीजन। अब देख लेते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ठीक है। इन सारे सेक्शंस को हम लोग मतलब पढ़ते थे IPC के साथ, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी मान लीजिए पहले दे रखा है, सेक्शन नंबर 29 में आपको दे रखा है लिमिट, और अगर वो फाइन नहीं पे किया उसके डिफॉल्ट में, तो क्या होगा, आप कितना पनिशमेंट दे सकते हो। तो पहला रूल ये है कि जो सेक्शन 29 में आपको ऑथराइज है पनिशमेंट, आप उससे ज़्यादा तो किसी भी सिचुएशन में नहीं दे सकते। मतलब कि CJM 7 साल तक ही दे पाएगा, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक दे सकता है, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका जो इम्प्रिजनमेंट है जो आपने अवॉर्ड किया था, वो अगर एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस है, एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म, 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। सेक्शन 30 की बात कर रहा है, डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ठीक है। हमें क्या देना है, इम्प्रिजनमेंट देना है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर हमें इम्प्रिजनमेंट देना है तो पहले तो हम सेक्शन 29 फॉलो कर लेंगे, और अगर चलो किया 29 को फॉलो कर लिए और इसके बाद भी आपको बढ़ाना है, तभी भी आपको क्या करना है, 1/4 आपको देखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव, जो भी इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 30 में होगा वो कैसा होगा, इन एडिशन टू सब्सटेंटिव, जो ओरिजिनल पनिशमेंट दे रखा है उसके एडिशन में करेंगे, ठीक है, उसके आगे बढ़ेगा आपका। सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, बहुत ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए आपको कन्विक्ट कर दिया गया है, मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया गया, रेप के लिए अलग अलग पनिशमेंट है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा अगर आपको पनिशमेंट मिली है तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ की जो एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सच पनिशमेंट में कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर in such order as the court may direct unless the court direct that such punishment shall run concurrently, ठीक है। जब तक जो कोर्ट है वो खुद से ये ना डिक्लेयर कर दे कि दैट पनिशमेंट मस्ट रन कॉन्करेंटली, एक साथ रन करेंगी, तब तक आपका क्या करना है, वो एक खत्म होगा फिर उसके बाद आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। इतनी चीजें देखिए, CRPC को समझने का सबसे इजी तरीका होता है खुद को कोर्ट में रख लो एज एन एडवोकेट, और उसके बाद अपने सामने एक क्लाइंट, ठीक है, जिसके ऊपर आप सारे ऑफेंसेस लगा सकते हैं, और इमेजिन कीजिए कि आपका क्लाइंट जो है वो कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और व्हाट द कोर्ट इज गोइंग टू डू, ठीक है, तो अच्छा समझ आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सबको समझ आ भी रहा होगा, इतना कोई बड़ा चीज़ तो हो नहीं रहा है, इसमें रिवीजन ही चल रहा है, और अभी तक हम लोग सिर्फ सेक्शन 31 तक पहुंचे हैं, ठीक है। 32 सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, हाई कोर्ट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय ऑर्डर एम्पावर कर सकती है किसी भी पर्सन को, बाय नेम या फिर बाय वर्चू ऑफ देयर ऑफिस और क्लास ऑफ ऑफिशियल जनरली, ठीक है। एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द इट इज कम्युनिकेटेड, कोई भी ऑर्डर अगर दिया गया है तो वो कब से इन्फोर्समेंट में आता है, तभी से आएगा ना जब से कम्युनिकेट किया गया है, ठीक है। पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड 33 इंपॉर्टेंट नहीं है। विड्रॉल ऑफ पावर, हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिससे पावर आई है वही विड्रॉ कर सकता है, तो इट इज द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 35 पे आ जाइए, पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय द देयर सक्सेसर इन ऑफिस, इंपॉर्टेंट है 35, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 जो है, मान लीजिए कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं खुद, सेक्शन नंबर 35 है और आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो आपके ऑफिस में कोई तो सक्सेसर आएगा, तो उसका पावर क्या होगा, ट्रांसफर हुआ है,
कोई कैजुअलिटी हुई है, किसी भी तरह से आपका सीट जो है वो वेकेंट हो गया, तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ योर सक्सेशन? तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द जज और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड बाई हिज सक्सेसर इन ऑफिस। ठीक है, जो भी सक्सेसर आएगा, जो आपके पावर्स थे, उसको एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ना कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्लेस पे लाया जा सकता है, लेकिन अगर वो लाया जाएगा तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह नहीं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आई जस्ट होप कि पूरा किया जाए। हाँ, इस चैप्टर को पूरा करते हैं, फिर आगे धीरे बढ़ेंगे, आगे इस चैप्टर के बाद क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर कल डिस्कस कर लिया जाएगा। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है इसके पास 3 पार्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे से ये ख़त्म हो जाने वाला है इस तरह से अगर पढ़ा जाए तो। ए पार्ट जो है वो बात करता है किसका, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, हो जाएगा। और जो बी पार्ट है वो बात करता है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। सी पार्ट जो है, सॉरी हाँ 2 ही पार्ट है इसमें। ठीक है, 2 पार्ट है। पहला जो है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर की बात कर रहा है, और सेकंड पार्ट जो है वो एड है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को। तो पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ अ पुलिस स्टेशन जो होता है वो क्या होता है, सेम पावर एक्सरसाइज करेगा थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाई सच ऑफिसर विद इन द लिमिट ऑफ हिज स्टेशन, जो भी उसके स्टेशन के लिमिट में उसका पावर है। एड टू द मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पे, पुलिस ऑफिसर। सेक्शन नंबर 37 चैप्टर 4 है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट है, ए एंड बी। ठीक है, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 36 से 40 तक। ये रेशियो याद रखिएगा, याद करने में आसानी होगा सीआरपीसी को। 37 बात करता है कि पब्लिक व्हेन असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। 36 वैसे इंपॉर्टेंट है, हेडिंग नंबर, हेडिंग पढ़ लेना। यहाँ पे है कब, पब्लिक व्हेन असिस्ट, पब्लिक व्हेन असिस्ट टू मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कब असिस्ट करेगी, तो पब्लिक जो है वो बाउंड है, हम जो नॉर्मल पब्लिक है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ये बाउंड्स हैं कि वो क्या करे, असिस्ट करे किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को। किसके रिगार्डिंग, एड करना है, क्यों, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, इस उस पर्सन का एस्केप करना, गायब होना या फिर छुपना, जो जिसके लिए जो पुलिस ऑफिसर है या फिर मजिस्ट्रेट है ऑथराइज है अरेस्ट करने को। ठीक है, पहला क्या हो रहा है, एस्केपिंग, जिसमें अरेस्ट ऑथराइज है। ठीक है, इसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद आता है हाँ, इसके आगे है, पहली चीज़ ये होती है कि पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, या फिर वो पर्सन खुद एस्केप हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है। दूसरी बात, प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, सेकंड जो है वो किसकी बात कर रहा है, प्रिवेंशन
और सप्रेशन, ठीक है, किसका है, किस ब्रीच ऑफ पीस। अगर ये हो रहा है तो उसको करना पड़ेगा। अब इसके बाद है आपका द प्रिवेंशन ऑफ इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड, ठीक है, सप्रेशन ठीक है। अब आ जाता है कि प्रिवेंशन है किसका, ऑफ एनी इंजरी जो कमिट होने वाली है। लास्ट है किसी भी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेलवे है, कैनाल है, टेलीग्राफ है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऑफेंस कमिट होना है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इंजरी कमिट होनी है, ठीक है। तो इंजरी से बचाने के लिए आपको एड करना है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, यू आर बाउंड टू डू दैट। दिस मीन्स इफ यू ओमिट टू डू दैट देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, 38 किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट और पुलिस की बात कर रहे थे। 38 में आपका जो एड है वो किसको करना है, टू अदर पर्सन। नॉर्मल पर्सन है, किसी को अगर वारंट मिला अरेस्ट करने का और उसको हमें हेल्प करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। इफ अ पर्सन टू whom the warrant is directed be near at the hand and acting in the execution of warrant, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एड करना पड़ेगा। अब आ जाइए पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, 39 सेक्शन 39, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन किस में है, कोई भी पर्सन जो क्या है, अवेयर है किसी भी ऑफेंस के कमिट होने के इंटेंशन के बारे में, आपको पता है कि हाँ कहीं भी रॉयट होने वाला है, तो यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म। किसको इन्फॉर्म करोगे, पुलिस ऑफिसर्स को। किससे रिलेटेड, देख लीजिए यहाँ पे ऑफेंसेस दे रखा है 121 से 126 ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट स्पेसिफाइड इन चैप्टर 6 ऑफ द आईपीसी, ठीक है। 143 रॉयट है, इसके बाद से अनलॉफुल असेंबली है, ऐसा कुछ भी होता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलीगल ग्रेटिफिकेशन, अगर ऐसा होता है तो 161 से 165 तक जो आईपीसी में दे रखा है। फिर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग, ऐसा कुछ आपको पता है, यू आर लाइबल टू इन्फॉर्म। अब देख लीजिए ऑफेंसेस अफेक्टिंग द लाइफ, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्म करना है। ये जितने भी ग्राउंड है, इसमें जितने भी सेक्शंस है, ये सारे सेक्शंस आपको एक बार देख के जाने हैं, और मतलब एग्जाम में बस ये आता है कि आप यहाँ पे बाउंड हो इन्फॉर्म करने के लिए या नहीं। तो नॉर्मल भी अगर आप देखोगे तो आपको हीनियसनेस से के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस मोर ग्रेव है नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि देना है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द विलेज और टू मेक सर्टेन रिपोर्ट, सेक्शन 40। यहाँ पे आपका सेक्शन 40 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 40, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका अरेस्ट का, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। अरेस्ट आपका चैप्टर नंबर 5 जो है 41 से 60A तक दे रखा है, और यहाँ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल मैं इसको कोशिश करूँगी कि पूरा कर दूँ, क्योंकि कल के बाद मेरे पास मतलब इसका एमसीक्यू कराना है, फिर एमसीक्यू के बाद आपका बाकी मेरे पास अभी झारखंड स्पेशल से कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, जल्दी ही करा दिया जाएगा ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, रिवीजन कई बार हो जाए। मतलब अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो तो ईजिली आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा हो जाए, मतलब क्योंकि मैम ने भी जो कराया है आईपीसी पूरी होने वाली है उनकी, और सीआरपीसी भी आपका पूरा करा दिया जाएगा। एविडेंस वन शॉट लिया जा चुका है, बस आपको उसके आगे जो पढ़ना है वो है कि एविडेंस को एक बार और कराया जाएगा बाई एमसीक्यू, एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे ताकि पूरे क्वेश्चंस हो जाए। और इसके अलावा आप सभी टेस्ट सीरीज़ को एक बार देख सकते हैं, अगर सभी लोग को अच्छा लगता है तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 14 टेस्ट हैं और दिन अच्छे बचे हुए हैं, तो आप 14 टेस्ट अगर लगा लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, और
बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे AIB के पेपर को दिए हैं उन सभी से मैं यही कहूँगी कि कल आपका पेपर सोल्यूशन कोशिश किया जाएगा कि करा दिया जाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन आप गेस कर लो कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।